साथ कर लेते हैं, जहां पर यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। स्पेशल ऑपरेशन के तहत रूस पर यह हमला किया गया। रूस के बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट को तबाह करने की कोशिश यह हमला थी। इरकुत्स्क क्षेत्र में रूसी गवर्नर ने हमले की पुष्टि की है। इस्तांबुल में सोमवार को शांति वार्ता से पहले यूक्रेन ने यह हमला किया है। हमले से रूस को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नुकसान होने की घटना खबर सामने आ रही है। रूस के एयरबेस को नुकसान हुआ है। रूस के इरकुत्स्क क्षेत्र में बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट को तबाह करने की यह कोशिश। रूसी गवर्नर ने हमले की पुष्टि की। इस्तांबुल में सोमवार को शांति वार्ता से पहले, यानी कल शांति वार्ता से पहले, यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। मेजर जनरल ध्रुव कटोच रिटायर्ड मेरे साथ जुड़ गए और मेजर जनरल शशि अस्थाना मेरे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आप दोनों का। और मेरा सवाल यही ध्रुव कटोच साहब, यूक्रेन का यह हमला रूस के ऊपर, जिसमें स्पेशली उसके बॉम्बर्स को निशाना बनाया गया है, और अनकन्फर्म्ड सोर्सेस से खबर यह भी है कि करीब 2 बिलियन डॉलर का नुकसान रूस को हुआ है। यह बड़ा हमला है, यानी यूक्रेन अब भी रूस को चुनौती दे रहा है। मेजर जनरल ध्रुव कटोच। धन्यवाद राजेश जी। हाँ, यूक्रेन तो अभी चुनौती देता जा रहा है और उसको वेस्टर्न सपोर्ट भी मिल रहा है यूरोप की तरफ से, लेकिन सपोर्ट तो पहले भी मिल रहा था। इस प्रकार का इतना बड़ा हमला, ये तो चौंकाने वाली बात है। मैंने तो मेरी अपनी तरफ से सोच विचार से ये उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन इस प्रकार का इतना बड़ा हमला कर लेगा। सबसे पहले मुझे लगता है रूस को मालूम होना चाहिए था कि इस प्रकार का हमला हो सकता है, खास करके जब शांति की अभी बात होने वाली है बहुत ही जल्द, तो उससे पहले हमेशा बड़े अटैक होते ही हैं। उनका एयर डिफेंस मुझे लगता है बहुत ही कमजोरियां मुझे लगती है इसमें आई है, क्योंकि रिपोर्ट ऐसी लगती है कि ये सही है। बेशक वो बता रहे हैं 40 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हुए हैं, हो सकता है उसके कम हुए, नंबर के ऊपर नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि यूक्रेन उधर गया है, उनके ड्रोन्स गए हैं, ये हमला हुआ है और सफल हुआ है। तो ये रूस के लिए बहुत धक्का है। अभी देखते हैं आगे पीस टॉक में 2 चीजें हो सकती है। या तो रूस मान जाएगा कि ओके, अभी मुझे भी और नुकसान हो सकता है, तो पीस के लिए मान जाए, ना तो वो अड़ भी सकता है और बोलेगा नहीं, जब तक मैं बदला ना लूं ये युद्ध चलता रहेगा। मुझे लगता है अगले 48 घंटे में जो मामला है थोड़ा और साफ हो जाएगा। लेकिन जो आपने बताया धक्का लगा है, ये मैं समझता हूं रूस को सबसे बड़ा धक्का जो अभी तक लगा है वो आज लगा है राजेश जी। ऐसा लगता है कि अभी ये झटका आज सबसे बड़ा झटका लगाया। खैर, बड़ी खबर का रुख करते हैं, फिर मेजर जनरल शशि का रुख करेंगे। मरमंस्क, इरकुत्स्क और इवानोवो एयरबेस पर यह हमला हुआ है। डाइगिलोवो एयरबेस पर भी यूक्रेन ने हमला किया है और हमले से कई रूसी बॉम्बर एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी एसबीयू ने हमले को अंजाम दिया है। यूक्रेनी रिमोट पायलट विमानों से यह हमला किया गया, यानी 4 जगह और कई सारे बॉम्बर प्लेन तबाह किए गए हैं। कितना बड़ा झटका है, कितना बड़ा नुकसान रूस का हुआ है, यह तो पता नहीं, क्योंकि रूस पहले से ही प्रतिबंधों की मार में है। मेजर जनरल शशि अस्थाना भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अस्थाना, क्या एक वॉर एक्सपर्ट या डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आपने ये सोचा था कि यूक्रेन इस तरीके का हमला कर सकता है? और क्या उससे भी बड़ी बात ये, रूस एंटिसिपेट कर रहा था कि यूक्रेन ऐसा कर सकता है? देखिए, जिस हिसाब से ये हमला हुआ है उससे 2 चीज तो जाहिर है कि रूस अगर एंटिसिपेट नहीं कर रहा था तो करना चाहिए था। क्योंकि जब जर्मनी ने और के चांसलर ने ये बताया कि अभी हम लॉन्ग रेंज के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हटा रहे हैं, जो जो हमने लॉन्ग रेंज मिसाइल उनको दी हैं, तो खतरे की घंटी बजनी चाहिए थी, पहली बात। दूसरी चीज, ऐसी लड़ाई में इंफॉर्मेशन नैरेटिव में कितना सच है कितना झूठ है ये पता नहीं चलता है। अब आप दोनों साइड की खबर देखिए। यूक्रेन का कहना है कि मैंने 2 ब्रिज उड़ा दिए, 5 एयरबेस उड़ा दिए, 40 विमान उड़ा दिए जिसमें बॉम्बर्स हैं, और ज्यादातर बॉम्बर्स मैंने उड़ा दिए और एक सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट मैंने उड़ा दिया। रूस का कहना है
कि ये एक टेरर अटैक था। टेरर अटैक एक ट्रक से लॉन्च किया गया, उससे ड्रोन मारे गए और कुछ हमारे हवाई जहाजों में आग लगी है। टेरर अटैक के ड्रोन्स न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, एयर डिफेंस हमारा काम कर रहा है और अभी आगे जो लोग हैं उनको कोई खतरा नहीं है। ऐसा रूस की तरफ से जो खबर आई है वो ये है। अब इन दोनों में जाहिर है कि सच इन दोनों के बीच में होगा और इसमें भी कोई शक नहीं है कि कल शांति वार्ता होनी थी और शांति वार्ता में रूस ने अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पक्ष रखना है और उसमें वो ये भी चाहेगा कि भाई मेरे ऊपर से सारी रेस्ट्रिक्शंस हट जाएं, नाटो के लिए परमानेंट मनाही हो जाए कि यूक्रेन दोबारा नाटो ज्वाइन करने की नहीं करेगा किसी भी हालत में, और जो एरिया मेरे पास है वो मेरे पास ही रहे। ये तो उनकी कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। और उसके बाद में वैसे तो ये भी चाह रहे हैं कि भाई जितने डिप्लॉयमेंट नाटो की हुई है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में वो वहां से वापस चली जाए, ऐसा उनका उनकी तरफ से इस किस्म की कुछ गुजारिश होनी है। जेलेंस्की को पता है कि हालांकि ट्रंप के बोलने से जेलेंस्की जा तो रहे हैं और उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है कि मेरी टीम जाएगी वहां पे इस्तांबुल में कल बातचीत करने के लिए, लेकिन मेरा अपना मानना है कि यह बातचीत सक्सेसफुल नहीं होगी। दोनों एक दूसरे को ब्लेम करेंगे इसके बाद में और उसके बाद में फिर से एस्केलेशन होगा। ये एस्केलेशन अभी जिस हिसाब से नजर आ रहा है, रूस ने इस हमले को कुछ हद तक डाउन प्ले करने की कोशिश की है। इसका मतलब कि रूस एक कंट्रोल्ड एस्केलेशन ही चाह रहा है। जैसे पहले वो लोग कह रहे थे कि अगर ये लॉन्ग रेंज हथियार इन्होंने हमारे इंटीरियर में मारे तो मैं ये मानूंगा कि ये नाटो के ऊपर हमला है और नाटो ने मेरे ऊपर हमला किया और मैं नाटो के ऊपर हमला शुरू कर दूंगा। मुझे अब लगता है कि क्योंकि उन्होंने इसको टेरर अटैक वो बता रहे हैं, तो इसका मतलब कि अभी उनकी मंशा नहीं है कि नाटो के ऊपर डायरेक्ट हमला किया जाए। तो एस्केलेशन होगा, यूक्रेन के ऊपर जरूर अच्छी बम वर्षा होने वाली है इसके बाद में, लेकिन क्या रूस नाटो के ऊपर हमला करे या जर्मनी के ऊपर हमला करे, इसके चांसेस जरा कम हैं, ऐसा मेरा मानना है। और जहां तक टॉक्स का सवाल है, मुझे उसमें कोई होप दिखाई नहीं देती है। मेरा अपना मानना है कि उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत डाउटफुल। मेजर जनरल शशि अस्थाना को बहुत डाउटफुल रखते हैं और उनका अपना अनुभव है। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जैसा मेजर जनरल शशि अस्थाना कह रहे थे, यूक्रेन के हमले से रूस को बड़ा नुकसान यूक्रेन के हवाले से, जहां पर रूस के 41 के करीब लड़ाकू विमान तबाह करने का दावा है। Tu-95, Tu-22M3 एयरक्राफ्ट तबाह, A-50 हवाई अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को तबाह किया गया और ऐसा कहा जा रहा है कि हमले से रूस को 17,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन कुछ दिन पहले हमने देखा था जब रूस ने कहा था कि प्रेसिडेंट पुतिन के हेलीकॉप्टर काफिले को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की गई, एडीज के एक्टिव होने के चलते उसे नाकाम किया गया और उसके अगले ही दिन रूस ने करीब 270 ड्रोन्स और करीब 70 मिसाइलों से हमला यूक्रेन पर किया था और उसमें यूक्रेन को खासी चोट पहुंचाई थी। लेकिन ये यूक्रेन का हमला है, ये लड़ाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। मेजर जनरल ध्रुव कटोच सर, इस पूरे एपिसोड में जहां ये दोनों के दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने हैं और कल बातचीत होने जा रही थी, क्या टेबल पर सामने आने से पहले दोनों अपनी पोजीशन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नेगोशिएशंस करते वक्त अपना हाथ ऊपर रख पाए, और यूक्रेन ने वही कोशिश की है? देखिए, जब भी युद्ध होता है दो देशों के बीच में और सीज फायर अनाउंस हो जाता है, तो मैंने देखा है जितनी भी बार कोई भी दो देश हो, उस सीज फायर से पहले एक दिन पहले बड़ी घमासान लड़ाई हो जाती है। दोनों पक्ष जो हैं वो अपनी मजबूती रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर यूक्रेन ने अपनी कोशिश जता दी है और रूस बोल रहा है कि ये टेरर अटैक है। देखिए, मुझे समझ नहीं आते वो टेरर अटैक किस प्रकार से बोल रहे हैं। आपके एयर बेसेस अटैक हुए हैं और एक प्रॉपर रेगुलर मिलिट्री ही कर सकती है। ये कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से नहीं है। और उस प्रकार का बेस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को रखना रूस के अंदर, मुझे लगता है ये नामुमकिन है। ये सीधी बात है, ये रूस पकड़ा गया है। अगर ये सब रिपोर्ट सही है, वो पकड़ा गया है। उनका एयर डिफेंस कमजोर पाया गया है, सीधी सी बात है।
और जिस प्रकार से जब भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 दिन की बेसिकली एयर वॉर हुई थी, तब जाके हमने देखा कि पाकिस्तान का भी एयर डिफेंस बहुत कमजोर पाया गया। लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से वो कोशिश की गई भारत में, उनके सब ड्रोन्स हमने पकड़ लिए और रास्ते में मार गिराए। मुझे समझ नहीं आती है कि जहां तक रूस की बात है, उनको मालूम होना चाहिए था कि इस प्रकार का हमला हो सकता है, फिर भी उन्होंने अपने ये प्रोटेक्शन ही ली। ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी भूल है उनकी तरफ से। और अगर ये रिपोर्ट सच्चे निकले तो मुझे लगता है उनकी जो मिलिट्री है उसके अंदर भी शेकअप करने की बहुत आवश्यकता है। जनरल साहब ने थोड़ी देर पहले बताया कि उनको कोई उम्मीद नहीं है कि ये टॉक्स जो है ये इनमें सफलता होगी। मैं उनके साथ पूरी पूरी तरह से सहमत हूँ। इस हमले के बाद मुझे लगता है जब तक रूस बदला ना ले और कोई मेजर एक्शन करे, मुझे नहीं लगता है कि कल की टॉक्स में कोई सफलतापूर्वक टॉक्स होने वाली है। ये प्रॉब्लम इनका रहेगा जब तक रूस कोई बदला नहीं लेगा। राजेश जी। जब तक रूस कोई बदला नहीं लेगा, ऐसा कह रहे हैं मेजर जनरल ध्रुव कटोच। मेजर जनरल शशि अस्थाना, तो क्या आपको लगता है कि बातचीत बस नाम की ही रह जाएगी? और दूसरी बात ये कि इतना बड़ा नुकसान अगर रूस को हुआ है, जो एक्सपेक्टेड हम बता रहे हैं और इसको कंफर्म अभी नहीं कर रहे, 17,000 करोड़ का अगर नुकसान है, तो ये रूस के लिए, जो रूस का यूक्रेन से लगता हुआ सारा बॉर्डर एरिया है, वहां पर रूस की कमजोर तैनाती और रूस की जो ध्रुव कटोच सर कह रहे हैं वो पकड़ा गया यहां पर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इतना बड़ा हमला अगर हुआ है तो रूस की कमजोरी तो है ही, इसमें तो कोई डाउट का वाली बात ही नहीं है। दूसरी चीज, आप इसको थोड़ा सा, अगर मैं इसको थोड़ा बड़े स्तर पे ले जाऊं इसका एनालिसिस, तो देखिए, यूरोप नहीं चाहता कि ये युद्ध बंद हो। यूरोप का अपना इंटरेस्ट है, जब तक यूक्रेनियंस मर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि रूस कमजोर हो रहा है, वो चाह रहे हैं कि ये चलता रहे। और जाहिर है कि अगले दिन, और ट्रंप जोर लगा रहे हैं कि नहीं, किसी तरीके से ये बंद हो, तो अब जाहिर है कि कुछ जेलेंस्की की कोशिश है, और उससे ज्यादा जेलेंस्की की कोशिश इसलिए है क्योंकि अगर ये लड़ाई बंद होती है तो जेलेंस्की की कुर्सी चली जाएगी, उसकी भी अपनी प्रॉब्लम है। और यूरोप की प्रॉब्लम यह है कि वो ये करने नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें इसमें ये लग रहा है कि भाई रूस कमजोर हो रहा है। अदरवाइज रूस से हमने तैयारी नहीं की है, यूरोप को लगता है कि उन्होंने तैयारी नहीं की है रूस से भिड़ने के लिए। और अगर रूस ने उनके ऊपर हमला करा तो वो क्या करेंगे, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए बेटर आइडिया यही है कि इन दोनों को आपस में उलझाए रखो। तो चाहे अगर जेलेंस्की ना भी चाह रहा हो, तो भी जर्मनी ने और बाकी लोगों ने, जिस हिसाब से उनके चांसलर कुछ ही समय में अभी इलेक्ट होने के बाद बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे, तो मुझे लग रहा है कि उनको कुछ हद तक उकसाया गया है कि भैया तुम कुछ करो, नहीं तो रूस जो है अगले दिन ये बता देगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप अगर मान गया कि ठीक है, उनको सारा दे दो जो भी उन्होंने जीत लिया, और यूक्रेन नाटो में नहीं होगा, तो तुम हाथ मलते रह जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक इसमें उकसाने की भी कहानी है, और इसीलिए ये इतना बड़ा हमला हुआ है। लेकिन इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता, मैं सहमत हूं जनरल कटोच की बात से। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में रूस के एयर एसेट्स के ऊपर सबसे बड़ा हमला है। और इस हमले में अगर इतना बड़ा हमला हुआ है तो जाहिर है कि रूस की कमजोरी जो है वो नजर आई है, या तो केयरलेसनेस बोलिए या कमजोरी बोलिए, जो भी बोलिए, क्योंकि उनके जो एयर डिफेंस है, उनके पास इतने जबरदस्त हथियार हैं एयर डिफेंस के। तो जाहिर है कि उन्हें लग रहा था कि शायद ये जो ये धमकी दी जा रही थी कि ATACM या लंबे दूर के, लंबी मार के जो मिसाइलें हैं, उनकी छूट मिलने के बाद में शायद यूक्रेन इतनी हिम्मत नहीं करेगा, तो यूक्रेन ने हिम्मत कर दी। तो ये मेरे को, अच्छा, दूसरी चीज, एक और मुसीबत आ रही है कि पहले ये लग रहा था कि कुर्स्क से बाहर निकालने के बाद में और डॉनबास कैप्चर करने के बाद में रूस रुक जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि रूस ने का एम थोड़ा सा बदला है, और अब वो सुमी और खार्किव में और ज्यादा जमीन हथियाने के चक्कर में है। अच्छा। तो अब उनका एम ये है कि जो लिंग्विस्टिक बाउंड्री है, लिंग्विस्टिक बाउंड्री मतलब जितने भी रशियन स्पीकिंग एरियाज हैं वो अपनी बाउंड्री में मैं शामिल करूं। तो अब ये लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी बीच में बोल रहे थे कि यार समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतना यहीं पे रुकेगा, या वो तो उसको जो अभी आधा यूक्रेन नहीं चाहिए, उसको लगता है पूरा यूक्रेन चाहिए। तो ये जो है, ये भी थोड़ी सी एक विडंबना है
जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज या नाटो एक तरीके से फंस चुका है। वेस्टर्न कंट्रीज और नाटो भी इसमें फंस चुके हैं और पुतिन क्या अपने ऑब्जेक्टिव्स को लगातार बदलते चले जा रहे हैं, ये भी है। लेकिन बड़ी खबर यहां पर, जहां से हमले का खतरा, उस एयर बेस पर ही यूक्रेन ने हमला किया है। क्रूज मिसाइल ले जाने वाला Tu-95 भी तबाह किया है और दुर्लभ और महंगा जासूसी विमान A-50 भी तबाह किया है। मिसाइल कैरी करने वाले हाई स्पीड विमान Tu-22 को तबाह किया है। यूक्रेन ने कहा है कि रूस नहीं रुका तो हम और हमले करेंगे। यूक्रेन ने साफ कर दिया कि अब रूस को रुकना होगा, उसके बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। ऐसा लगता है कि शांति वार्ता के ठीक पहले यूक्रेन ने अपना अपर हैंड रूस के सामने रख दिया है और अब तक ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन को जो मदद मिलनी बंद हो गई है, यूक्रेन उसके बावजूद भी उतनी मिलिट्री और आर्टिलरी कैपेबिलिटी के साथ मौजूद है और उसी तरह से रिटेलिएट कर रहा है, जहां पर वो रूस को रोक भी रहा है और रूस को जख्म भी दे रहा है। मेजर जनरल ध्रुव कटोच, क्या आपको इस युद्ध के खत्म होने के कुछ आसार लगते हैं? पिछले कुछ सालों की अगर बात देखें तो ये सबसे लंबा, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला वॉर हो गया है। देखिए, ये युद्ध समाप्त होगा या नहीं होगा, ये कहना इस समय पर बहुत मुश्किल है। अगर रूस मान गया कि, अगर रूस अपनी तरफ से ये बात वो रिवेंज लेने की बात नहीं करेगा कि ठीक है, इतना बड़ा हमला मेरे ऊपर हुआ है लेकिन मैं इसको बर्दाश्त कर लेता हूं, जैसे जनरल अस्थाना साहब ने बताया कि वो टेररिस्ट अटैक इसको बोल रहे हैं, तो टेररिस्ट अटैक का मतलब है वो डायरेक्टली ब्लेम जो है वो यूक्रेन की तरफ नहीं जा रहा है। और अगर वो इस बात को मान जाए तो ट्रूस हो सकता है। लेकिन कुछ रेड लाइंस है रूस की जो मुझे नहीं लगता है किसी भी हालत में रूस उसके पीछे हटेगा। सबसे पहले तो ये है, जो उसने कैप्चर किया है डॉनबास का इलाका, वो किसी भी हालत में वापस नहीं करेगा, ये तो बॉटम लाइन है। और मुझे लगता है कि अगर ये युद्ध आगे चलता गया तो कुछ इलाके जो जनरल साहब ने बताए वो तो मैं मानता हूं उनको ले सकता है, लेकिन मेरे अपने सोच विचार से उनका वॉर एम जो होगा, अगर ये युद्ध लंबा चला तो मेरे ख्याल से वो जो वॉर एम होगी वो क्रिमिया तक जाएगी अभी। और क्रिमिया मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बार अगर रूस ने क्रिमिया को ले लिया तो यूक्रेन लैंडलॉर्ड कंट्री हो जाती है और वो पूरी तरह से रूस के कंट्रोल में आ जाएगी। उसके पास समुद्र जाने के लिए कोई रास्ता नहीं रहता है, सिर्फ क्रिमिया ही है उसका रास्ता। नहीं, तो ओडिशा अगर वो सॉरी, नॉट क्रिमिया, माय मिस्टेक, उड़ीसा। ओडिशा उड़ीसा, क्रिमिया मैंने गलती से बोल दिया है, उड़ीसा। तो उड़ीसा अगर एक बार उड़ीसा ले लिया, वो उसके एक्सटेंडेड वॉर एम तो जाएंगे पूरे वेस्टर्न ओशन तक, वेस्टर्न ब्लैक सी का एरिया आ गया है और वहां तक अगर पहुंच गया तो मैं समझता हूं उनको बहुत मुश्किल हो जाएगी और वो उसकी रिवाइज्ड एम होगी। मुझे नहीं लगता है कि रूस के एम्स पूरे यूक्रेन को लेने के लिए है, उसको होल्ड करने के लिए रशिया के पास इतनी ताकत नहीं है, वो किसी भी हालत में उसको होल्ड नहीं कर सकता है, वो जिंदगी भर इंसर्जेंसी में फंसा रहेगा और कमजोर होता रहेगा। तो मैक्सिमम उसकी जो होल्डिंग पोजीशन है वो फिलहाल जो मौजूदा पोजीशन है वो होल्ड कर सकता है, वह रशियन स्पीकिंग लोग हैं वो उसके पास ही है। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा करना चाहे, मैं समझता हूँ क्रिमिया तक जा सकता है, उसके बाद उनकी कैपेसिटी नहीं है, वो बहुत मुश्किल पड़ेगी इनको। तो मुझे लगता है अभी तक भी वैसे चांसेस हैं, ये देखना है कि रूस का रवैया कैसे होता है। अगर कल रूस मान गया तो पीस हो सकती है, अगर नहीं माना है तो मैं समझता हूँ बहुत लंबा खिंच सकता है ये, और रूस को अभी बहुत नुकसान होगा। उसका एयर डिफेंस कमजोर पाया गया है, ये हमला तभी हो सकता है जब उनके एयर डिफेंस में कमजोरी है। और मुझे नहीं लगता है कि रूस इतनी जल्दी जो भी कमजोरियां हैं उसको ठीक कर सके, जबकि ड्रोन्स वगैरह के अटैक के लिए यूक्रेन के पास पूरे वेस्टर्न देश इंटेलिजेंस भी देंगे और ड्रोन्स भी देंगे और मदद भी करेंगे। तो अभी देखते हैं कल क्या होता है और उसके बाद ही फिर आगे बात की जा सकती है। जी, अभी देखते हैं कि क्या होता है, उसके बाद ही बातचीत की जा सकती है। लेकिन मेजर जनरल शशि अस्थाना, अपने दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि यूक्रेन ने जो ये अटैक किया है इसका नाम पावुतान्या या स्पाइडर नेट रखा है।
मैं 3 चीजें आपके सामने मेजर जनरल शशि अस्थाना रखूंगा और इसके जरिए आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि आखिर ये क्या हुआ यहां पर। जो 3 एयर बेसेस हैं, बेलाया है और इसके साथ दागलिएवा है, इनकी दूरी यूक्रेन के बॉर्डर से इनकी दूरी 2000 किलोमीटर तक है या इससे कुछ ज्यादा है। यानी 2 चीजें तो साफ हैं, एक तो इंट्रूजन और वो भी रूस की टेरिटरी में इतना अंदर ड्रोन के जरिए, यानी एडी नहीं था, यानी कोई चेक नहीं था, और दूसरा यूक्रेन के पास ऐसे वेपन्स हैं जो इतनी दूरी तक जाकर इतना डैमेज दे सकते हैं। देखिए, यही चीज जो है वो रूस को परेशान करेगी, क्योंकि जब वो बात, क्योंकि 2 अलग पिक्चर आ रही हैं सामने। रूस का ये कहना है कि उनके पास इतने लंबी मार के हथियार नहीं है, इसलिए उन्होंने ड्रोन्स जो हैं वो इंसर्ट करे हैं और ये लंबा, उनके जो स्पेशल यूनिट्स हैं उन्होंने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऐसा रूस का कहना है। अब ये सच्चाई जो है वो कुछ समय में पर्दा उठेगा और पता चलेगा कि क्या हुआ है। दूसरी चीज ये है कि अगर इतनी लंबी दूर की हथियार यूक्रेन ने यूज किए, और अगर ये यूक्रेन की टेरिटरी से मारा गया, जैसा कि यूक्रेन का दावा है, तो जाहिर है कि इसमें वेस्टर्न कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको वहां तक ले जाने के लिए और उसको टारगेट तक पहुंचाने के लिए उनकी सैटेलाइट्स यूज हो रही हैं, उनके ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और जहां तक इस एक्शन का सवाल है, इसमें एक और मुसीबत ये आ रही थी कि जैसे रूस अभी और ज्यादा आगे बढ़ रहा था ग्राउंड पर, उनका एडवांस रुक नहीं रहा है, और अभी यूक्रेन की ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको रोके कैसे, क्योंकि उनके पास आदमी नहीं है उसको रोकने के लिए। तो उन्हें ये लग रहा है कि शायद स्टैंड ऑफ अटैक से ही एक तरीका बनता है उनको रोकने का। तो और कुछ नहीं तो कम से कम ये एक लास्ट डिच अटेम्प्ट तो कर दो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक रूस के मानने का सवाल है, जो उनकी रेड लाइंस हैं वो जो जनरल साहब ने बताई, उसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, और यूक्रेन को वो नाटो में शामिल नहीं होने देगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें भी कोई शक नहीं है कि पूरा यूक्रेन नहीं चाहता रूस, और ना ही उसको वो रख पाएगा वो। तो ये जो एक यूक्रेन को लैंडलॉक करने के लिए एक तरीका जो है वो ओडेसा को कैप्चर करके, और इसके साथ एक मालडोवा में एक छोटा सा इलाका है ट्रांसनिस्ट्रिया, वहां पर इनके रूसी सैनिक रहते हैं, और उससे अगर इसको जोड़ दिया जाए तब ये यूक्रेन पूरी तरीके से लैंडलॉक हो जाता है। तो ये एक एम प्लस हो सकता है। वो बात दूसरी है कि ओडिशा भी एक बिल्टअप एरिया है, इसलिए उसको कैप्चर करने के लिए बहुत ज्यादा जवानों की जरूरत है, और इतने ज्यादा जवान उनके पास नहीं है। और अब यूक्रेन बार बार ये बताया जा रहा है कि इनके 50,000 के करीब जवान जो है वो सुमी इलाके में है, तो उनको ये डर लग रहा है कि शायद हमारा अगला हमला जो है वो सुमी या खार्किव में होने वाला है। तो वो इस मुसीबत से परेशान है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक बड़ा एक्शन उन्होंने किया है यूक्रेन ने। और अब इसके बाद में मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में कि रूस इसके ऊपर चुप बैठ सकता है। इतना बड़ा हमला हो जाए और रूस चुप बैठ जाए, ऐसा उम्मीद नहीं है। अभी आप देखेंगे कुछ ही समय में स्टेटमेंट्स और ज़्यादा आएंगी, और कल सुबह तक ये अंदाजा हो जाएगा, और अगर उन्होंने कुछ रिटेलिएशन करना है तो जल्दी रिटेलिएशन होगा। और जो जहाँ तक नेगोशिएशन का सवाल है, रूस ने नेगोशिएशन को एक साइड रखा हुआ था, पहले भी नेगोशिएट भी कर रहे थे, और जो उन्हें करना था ग्राउंड के ऊपर वो भी करे जा रहे थे। अभी भी वो यही करेंगे, नेगोशिएट भी करेंगे, और जो ग्राउंड पर उन्हें करना है वो करते भी रहेंगे। अब जहाँ मेजर तक जी हाँ सॉरी जी, बोलिए बोलिए सर। हाँ नहीं नहीं नहीं, बस तो यही मेरा मेजर हाँ जनरल ध्रुव कटोच, एक छोटी सी चीज, मुझे लगता है मैं इस वक्त जो कुछ देख रहा हूं, ये यूक्रेन के एक आर्मी से जुड़े हुए एक शख्स की पोस्ट देख रहा हूं, और इसमें बेलाया जो कि रूस का एयरपोर्ट है, 4000 किलोमीटर अंदर है यूक्रेन से और रूस के अंदर। यहां पर यूक्रेन ने जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है उनके ऊपर कैमरे तक लगे हैं, और उसके जरिए वो ये बता रहे हैं कि हमने कितना अंदर जाकर हिट किया है। रूस को सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये अब तक का डेडलीस्ट अटैक रूस पर हुआ है। देखिए, अगर ड्रोन्स इतनी दूरी तक जा रहे हैं तो इसका मतलब ये सुइसाइड ड्रोन्स है। मुझे नहीं लगता है उन ड्रोन्स की ये काबिलियत है ये 2000 किलोमीटर तक जाएं और फिर वापस भी आ जाएं। ये कैपेसिटी मुझे नहीं लगता उनके पास होगी।
लेकिन अगर सुइसाइड ड्रोन है वहां पर जाए, अपना हथियार कर दे और उसके बाद जाके खुद ही भ्रष्ट हो गए, वो तो हो सकता है। अ, मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार के ड्रोन जो हैं वो रूस की टेरिटरी से गए होंगे। इस का वो बेस बनाना वहां पर और लगा देना, मेरे अपने सोच विचार से मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो ये ड्रोन जो है मुझे लगता है ये यूक्रेन से ही गए होंगे। अगर कोई स्मॉल ड्रोन होते, स्मॉल स्केल अटैक हो सकता है, ये मैं समझता हूँ कि टेररिस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर टेररिस्ट ने इस प्रकार का बेस रूस के अंदर बनाया है और रूस की इंटेलिजेंस सर्विसेज को पता नहीं हुआ है, तब तो मैं समझता हूँ वहां पर भी बहुत गड़बड़ है। तो इस समय पर मैं समझता हूँ रूस के ऊपर, उनके पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर और उनके मिलिट्री के ऊपर बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। बहुत बड़े तो चैलेंजेस ये हैं। अगर वो मैं बड़ी आगे खबर ले बढ़े लेता। तो, हाँ, बड़ी अगर वो आगे बढ़े तो हाँ। और अटैक हो सकते हैं, और आगे ना बढ़े तो बेइज्जती हो जाती है। फिर भी मैं चाहता हूं मेरे दर्शक कुछ और एक चीज समझे। मेजर जनरल शशि का रुख करूंगा, लेकिन बड़ी खबर के साथ कि रूस की वायुसेना पर अब तक का सबसे बड़ा यह हमला है। हमले के लिए ऐसा पता चल रहा है, जो अलग अलग जानकारियां निकल के आ रही हैं, 18 महीने से यूक्रेन तैयारी कर रहा था और यूक्रेन ने इस ऑपरेशन का नाम स्पाइडर वेब रखा था। जैसे हम आपको जैसे बता रहे थे, ऑपरेशन की निगरानी खुद व्लादिमीर जेलेंस्की कर रहे थे। हमले से कुछ घंटे पहले रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन दागे थे। मैं वही बात यहां पर कह रहा हूं, जो तस्वीरें कुछ आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये ड्रोन्स वापस तस्वीरों को भी भेज रहे थे और इन ड्रोन्स के जरिए बेलाया की जो तस्वीरें सामने आई हैं और उसमें तबाह होते हुए वो Tu-95 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी दिख रहे हैं, जिनके ऊपर एक एक करके ब्लास्ट हो रहे हैं, जो दूसरे ड्रोन के जरिए किए जा रहे हैं। लेकिन मेजर जनरल शशि अस्थाना, बेलाया 4000 किलोमीटर अंदर है। क्या ऐसी कैपेबिलिटी ड्रोन में है कि वो यूक्रेन के बॉर्डर से फ्लाई करें, 4000 किलोमीटर अननोटिस्ड जाएं और बेलाया एयरपोर्ट पर इतने इंपॉर्टेंट एसेट्स को तबाह कर दें और किसी को पता भी ना चले? देखिए, इस किस्म की कैपेबिलिटी वेस्टर्न कंट्रीज के पास तो है, इसमें कोई शक नहीं है। नाटो की अगर पूरी बात करें, ये कैपेबिलिटीज हैं। हाल ही में यूक्रेन ने अपने ड्रोन खुद बनाना शुरू किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो कैपेबिलिटी इतनी बड़ी हो सकती है कि 4000 किलोमीटर तक ड्रोन चला जाए उनका। तो जाहिर है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज सारे इन्वॉल्व हैं और उसके बिना अकेले ड्रोन, मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन में इतनी कैपेबिलिटी डेवलप हो गई है इस दौरान। इसमें कोई शक नहीं है कि रूस ने भी और यूक्रेन ने भी इन 3 सालों में ड्रोन बनाने की कैपेबिलिटी कई गुना बढ़ा दी है। और दोनों ने पहले रूस में ज्यादा ड्रोन नहीं बनते थे, अभी ये दोनों देश यूरोप के अंदर सबसे बड़े ड्रोन बनाने वाले कंट्रीज बन गए हैं, दोनों के दोनों। तो अब ये लग रहा है कि लेकिन ये 4000 किलोमीटर वाला ये थोड़ा जरा ज्यादा लग रहा है कि इतनी दूर तक जाना वाला अगर ड्रोन उन्होंने मारा है। ड्रोन तो बहुत हैं, लॉन्ग एंड्योरेंस जिसको बोलते हैं हेल ड्रोन, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन होते हैं, वो जा सकते हैं 4000 किलोमीटर तक। और ये उसमें फिर कुछ जो नीचे लेवल पे रह के चलते हैं मेल ड्रोन्स, वो भी जा सकते हैं। लेकिन हेल ड्रोन्स जिसको बोलते हैं वो उनको उनके रडार सिग्नेचर आसानी से मिल जाते हैं। मेल ड्रोन्स के रडार सिग्नेचर इतनी आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि वो जमीन से जरा नीचे चल के लग के जाते हैं। तो पॉसिबिलिटी है और इनकार किसी भी चीज से नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे लग रहा है 2-3 दिन हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये नई खबर आई है और इसका विश्लेषण में थोड़ा भी वक्त लगेगा कि 4000 किलोमीटर ड्रोन गया तो गया कैसे। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि इरकुत्स्क रीजन है, जो कि बेलाया एयरबेस है, जो 4000 किलोमीटर बताया जा रहा है अंदर है, और कुछ एयरबेस 700